नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राइमेज में। मैं सोनू कश्यप। खास मुलाकात आपकी हमेशा अलग-अलग शख्सियत से करवाता हूँ। आज फिर हमारे साथ है एक खास शख्सियत जिनका नाम है उदय सिंह बुंडेर जी, जो कि राष्ट्रीय मजदूर इंटक के जिला अध्यक्ष भी हैं आपके जिला हरिद्वार से। और आज खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि मजदूरों की बात करी जाए तो चुनाव के समय पे ही मुझे लगता है कि मजदूरों की बात उठती है। लेकिन आज पुंडेर जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। मज़दूरों की बात हम करेंगे आज, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष बने हैं और आपके लिए सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जिला अध्यक्ष बहुत बनने बहुत के लिए। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि मज़दूरों की माँग उठाएगा कौन? क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ, मेरा भी यही मुद्दा है कि मज़दूरों की आवाज़, केवल हक की आवाज़ जो है, केवल चुनाव के समय पर ही उनका यूज़ किया जाता है। अध्यक्ष जी, आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे मज़दूर को? देखिए सोनू भाई, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जी, कि आपको पता होगा कि चुनाव अभी कोसों दूर हैं, अभी 4 जी, साल हैं। और अभी क्योंकि नया-नया चुना गया हूँ, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इससे चुनाव का कोई लेना-देना नहीं। मेरे मन में इच्छा रहती है, जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी लड़ाई किसी न किसी तरह से लड़ी जाए। मेरे मन में ये टीस रहती है कि मैं देखता हूँ, मेरा जो घर है, रोड पे है, और वहाँ जब सामने सुबह को 8 बजे मैं देखता हूँ, तो बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत सारे श्रमिक वहाँ खड़े रहते हैं। जी, तो मेरे मन में होता है कि यार किसी तरह से जो है इनकी कोई किसी चीज़ का समाधान कर दूँ, लेकिन नहीं कर पाता हर आदमी को, तो क्या मैं क्या ही दे सकता हूँ। मेरे मन में फिर एक इच्छा हुई, यार कुछ ना कुछ अगर मुझे इस संगठन के लिए किसी न किसी तरह से काम करना चाहिए। तो माननीय हीरा सिंह बिष्ट, जो हमारे इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं इंटेक के, जी, उनसे मेरा काफ़ी लंबे समय से परिचय है। उन्होंने मुझे कहा भी है, फिर मेरे मन में आया कि यार वाक़ई में हमें मज़दूरों की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, वहाँ जो है कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्टर जो बैठे हुए हैं, वो कंपनियों की मिली-भगत से जो हमारे श्रमिक हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। जो सैलरी उत्तराखंड सरकार या शासन ने जो तय की हुई है, वो ठेकेदार ले लेता है और मज़दूरों को अपने हिसाब से देता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी लड़ाई जो है मज़दूरों को किसी न किसी को लड़नी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से जो चीज़ें हैं, जो ख़ामियाँ हैं, उन पे थोड़ा काम किया जाए और मज़दूरों की लड़ाई लड़ी जाए। तो अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये और रहेगा कि सबसे पहले शुरुआत आप कौन-से क्षेत्र से करेंगे? क्योंकि पूरा जिला आपके पास में है। और देखिए, जिले की बात करें तो जिले में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं। मैं कहूँगा कि हज़ारों की समथिंग इंडस्ट्रियाँ हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए, अभी कल एक हमारी इंटेक की मीटिंग है, जी, उसके बाद हम एक निर्णय लेंगे कि सबसे पहले सत्यम एक कंपनी है, जिसमें मेरे ख़्याल से सैकड़ों जो है श्रमिक जो है कंपनी सिडकुल ने बाहर सिडकुल में। सिडकुल में जी, बाहर निकाल दिए। अभी बहुत सारे बच्चे धरने पे भी बैठे हुए थे। हाँ, जी, तो सबसे पहले कल मीटिंग में ये डिसीज़न लिया जाएगा कि हमको कहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, लेकिन कार्यकारिणी नहीं बनी है। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, कल ये बातचीत करके सबसे पहले हम सत्यम पर जाएँगे और वहाँ श्रमिकों से बातचीत करेंगे, उनकी जो समस्या होगी उसका समाधान का पूरा प्रयास अध्यक्ष करेंगे। जी, मुद्दा आपने एक छोटा-सा अपने अभी बात में कही भी थी कि इंडस्ट्रियों से ठेकेदार लोग बेनिफिट ज़्यादा ले रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 8,300 राज्य सरकार ने जो तय किया है कि इतना सैलरी मिले 8 घंटे का एक श्रमिक को, लेकिन अभी भी 6,000 रुपए ही लगभग मिलता है उनको। बिल्कुल, मैंने तो आप अपनी बात में पहले ही ये क्लियर कर दिया कि लेकिन अब वो अगर 6,000 की भी नौकरी ना करें, वो धरने बैठ जाए, तो वो कंपनी वाला उनको रखेगा नहीं। तो उस बिल्कुल। तरह का जो मज़दूर है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब कोई चीज़ संज्ञान में आती है, तभी उसका समाधान होता है। आज मान लो हमारे संज्ञान में जैसे अभी सत्यम का हमको पता चला है, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उस कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा, हम उससे बात करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्हें कहेंगे कि भई मतलब देखिए, पहली तो बात ये है कि कोई भी कंपनी हो, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो श्रमिकों का उत्पीड़न करे। या आप एक बात छोटी-सी मान लीजिए, जैसे मेरे मन में आता है कि यार अगर हम किसी गरीब से ही कुछ छीनना शुरू कर देंगे, तो बिल्कुल। हमारी फिर आत्मा कहाँ जाएगी? हमारी आत्मा तो समझो मर जाएगी ना। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं कि हमें श्रमिकों के साथ खड़ा होना चाहिए। एक जानकारी हम आपको और दे देते हैं कि कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी हैं जो आपके शेड्यूल में हैं, बहुत जगह पर भी देखी हमने। अध्यक्ष जी, मैं भी चाहूँगा कि उस पे भी आप काम करें।
पूरे 11 महीने तक वो काम पे रखते हैं, 12 महीने नहीं होने देंगे वो, क्योंकि अगर 12 महीने से ऊपर हो गया तो जो भी एक वर्कर है उसको परमानेंट करना पड़ जाता है फिर। तो वो 11 महीने में ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि अभी आपने मुद्दा बताया सत्यम का भी सेम यही है। सत्यम में 1 साल से ज़्यादा किसी को नहीं रखते वो। 1 साल के बाद में ब्रेक देंगे, ब्रेक के बाद फिर से वो री-एंट्री कर लेते हैं वो। तो ये लोग करते क्यों हैं ऐसा? देखिए, भाई कंपनी अपने फ़ायदे के लिए ज़ाहिर-सी बात है अपने फ़ायदे के लिए करती है क्योंकि जब कर्मचारी जो है परमानेंट हो जाएगा तो उसको फिर बहुत सारी सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। इस वज़ह से शायद ये कंपनी वाले 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है और इसी वज़ह से जो बीच का कॉन्ट्रैक्टर है, वो इस चीज़ को लाते हैं। नहीं तो कंपनी को डायरेक्ट जो है श्रमिकों से अगर बना के रखें, जी। तो कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है और उतनी तनख्वाह अगर उनको दे दी जाए तो ये गैप पाटा जा सकता है, ये चीज़ हट सकती है। तो जैसे कि भ्रष्टाचार और करप्शन पर बात करते हैं हमारे माननीय मोदी जी भी। क्या आपको लगता है अध्यक्ष जी कि भ्रष्टाचार और करप्शन जो है ये हटा या नहीं हटा इस सरकार में भी? देखिए, कुछ अभी तक कुछ नहीं हटा। आप देख रहे हो जो जो भी चीज़ है ज्यों की त्यों चल रही है। आज हमारे प्रदेश के अंदर ये हालत हो रही है, आपने देखा होगा कि अभी पटवारी की भर्ती हुई है, जी। उसमें बिल्कुल सीधा-सीधा भ्रष्टाचार। उससे पहले कितनी ही मतलब भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वो दरोगा की भर्ती हुई, चाहे मतलब फ़ॉरेस्ट में हुई हो, चाहे वो आईएफएस में हुई हो, किसी भी हुई हों, सब में सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। अभी जैसे 22 जनवरी को होने वाली थी एक और परीक्षा थी फॉरेस्ट गार्ड की, वो भी रद्द कर दी है। आपको भी शायद पता होगा। बिल्कुल, मुझे जानकारी है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस समय जो है भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर अभी तो पकड़म-पकड़ाई चली खेली जा रही है, यही कहूँगा मैं कि परीक्षाओं में बैठने से पहले ही जाँच-बीच की और फिर परीक्षा रद्द भी कर दी गई। ये सिस्टम तो पहले भी चल रहा होगा। अगर अब पकड़ा हो रही है, पकड़म-पकड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब अब जाँच ज़्यादा है या पहले नहीं थी? नहीं, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप खुद भी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा इससे पहले कोई इक्का-दुक्का कोई मामला हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन आज तो हर मतलब कोई एक ऐसा नहीं बच रहा, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं बच रही, यहीं छोड़ दो, यहाँ का छोड़ दो, चाहे यूपी ले लो, चाहे कोई स्टेट ले लो, रोज़ अखबार में या किसी चैनल के माध्यम से खबर मिलती है कि वहाँ आज भर्ती निरस्त होगी, वहाँ घोटाला हो गया। तो यही स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा है। पहले तो इक्का-दुक्का कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा है। इंटेक का जो मुद्दा है राष्ट्रीय किसान मजदूर का है, मजदूर तक अभी कहाँ-कहाँ तक कार्रवाई हो चुकी है? कहाँ तक का मजदूर इसमें सहयोग पा रहा है? देखिए, आपको ये जो इंटेक है, ये समझ लो कि श्रमिकों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है। और इस संगठन में जैसे अभी मैंने आपको बताया माननीय हीरा सिंह बिष्ट है, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जी। उन्होंने बहुत सराहनीय प्रयास किए हैं। मतलब अगर उनके कामों की अगर सूची गिनवानी शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी-चौड़ी सूची है। वो बहुत ईमानदार और कर्मठ नेता हैं जो मज़दूरों की हक की लड़ाई ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि मिलों का कई बार ऐसा हुआ, मिलों में उन्होंने मतलब जो है बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी और मज़दूरों का श्रमिकों को उनका हक दिलाया। अच्छा, जैसे कि हमारे यूथ हैं, राहुल गांधी की हम बात करें, अभी लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा उनकी हो चुकी है। क्या मानते हैं कि कितना फ़र्क पड़ने वाला है जनता पर इस यात्रा से? देखिए, जहाँ तक मैं सोशल मीडिया या लोकल मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो तो नहीं दिखा रहा, लेकिन जो लोकल मीडिया है, जो सोशल मीडिया है या आप जैसे के माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह अभूतपूर्व जो भीड़ जो जुटी है, वो कहीं न कहीं बदलाव के संकेत दे रही है। आज जो है युवा आपने देखा होगा कि युवा सड़क पे है और युवा को जो है दिशा देने वाला नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई बात चलती थी कि युवा क्यों परेशान है, युवा जब रोजगार मांगने जाता है तो पता चलता है जी ये भर्ती फिर लीक हो गई, ये पर्चा लीक हो गया, ये फलाना हो गया, ये ढिमकाना हो गया। तो आज का जो युवा है पढ़ा लिखा वो बड़ा परेशान है और वो जो है बहुत उम्मीद की निगाहें जो है राहुल गांधी की तरफ लगाए बैठा है। अच्छा, हम बात करते हैं, हम रोज़गार की तो चलती रहती है बात, लेकिन हम योजनाओं की बात कर लेते हैं अध्यक्ष जी। क्योंकि अभी केंद्र में देखा जाए और प्रदेश के अंदर भी देखा जाए कि उत्तराखंड प्रदेश में भी हमारी भाजपा की सरकार है, लेकिन बहुत सारी सीटें तो कांग्रेस की भी निकली थी।
अब हम ये चीज़ एक चीज़ हमने नोटिस की है बहुत सारे विधानसभा में जाके कि वहाँ पर विकास की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, वो कहते हैं कि हमारे प्रस्ताव पास नहीं हो रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल, आप देखिए, अगर ये बात सत्य ना होती तो विधानसभा से ये बात ना कही होती। आपने देखा होगा कि अभी इकबालपुर चीनी मिल पे धरना दिया गया है। जी। उसमें एक बहुत बड़ी चोरी हुई, पौने कम से कम पौने 200 करोड़ रुपए की। जो चीनी का स्टॉक था, वो जो है वहाँ के प्रबंधन के साथ मिलकर जो है हटा दिया गया वहाँ से। और किसान ठगा का ठगा महसूस कर रहा है वहाँ, मतलब वो किसकी चीनी थी? क्योंकि वो किसान की चीनी थी। किसान की चीनी क्यों थी? क्योंकि किसान का पैसा बकाया था। पौने 200 करोड़ रुपए किसान का बकाया था और वो चीनी बिकने के बाद किसान का पैसा मिलना था। वो चीनी बैकडोर से निकाल के बेच दी गई और किसान बेचारा देखता का देखता रह गया। और फिर वही सरकार का खेल कि हम देखेंगे, हम मुकदमा करेंगे, हम ये करेंगे। कल कुछ भी होता रहे, कल का कुछ नहीं पता, लेकिन जो किसान है, जिसे अपने बच्चों की फीस भरनी है, जिसे अपने बच्चों की शादी करनी है, जिसे घर की जो है ना रोज़चर्या की ज़िंदगी में जो सामान की ज़रूरत है, वो तो चाहिए ही होती है ना। किसान क्या करता है? किसान के पास गन्ना है, गेहूँ है, ठीक है? और बाकी क्या चीज़ है? बाकी तो सारा सामान, चाहे वो तेल हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे मसाले हों, सारे उसे बाज़ार से ही खरीदने हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी आवश्यकता रहती है और समय-समय पर मिल को जो है गन्ने का भुगतान किसानों को कर देना चाहिए। आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है और परेशान है वो किसान है और आपने देखा होगा कि किसान है मजबूत। इसमें कोई शक नहीं, किसान अपनी लड़ाई भी लड़ना जानता है। किसान, आपने देखा होगा कि साल भर जो है बारिश हुई, चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन धरने पे जो है ना लाखों किसान बैठे रहे और लगभग 1000 किसानों की शहादत चली हो गई। तो ये बड़ा दुखद विषय है। लेकिन जो वो चीज़, 1 मिनट मैं आपकी जी, बात, जो चीज़ प्रधानमंत्री ने लास्ट में करी, अगर वो पहले दिन करता तो कम से कम 1000 किसानों की जो है ना जान बच सकती थी। तो ये बड़ा दुखद विषय है। आपको अगर यही निर्णय लेना था तो शुरू में ही ले लेते, आप छुट्टी कर देते। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि किसान बेचारा क्या करता है, किसान तो खुले में धरती का सीना चीर के बीज डालता है, वो कल को उगे, ना उगे, बारिश ज़्यादा हो जाए, पाला पड़ जाए, ओले पड़ जाएँ, भगवान के ऊपर रहता है। आपने बताया कि किसान मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसान मजबूत है। मैं तो ये मानूँगा कि किसान मजबूर है। नहीं, देखिए बात ठीक है, आपकी मजबूरी की जहाँ तक बात है, किसान मजबूर इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपना पैसा माँग रहा है। वो सरकार से पैसा नहीं माँग रहा है। वो अपनी कमाई का पैसा माँग रहा है, अपने गन्ने का पैसा माँग रहा है, अपनी फसल का पैसा माँग रहा, जो मंडियों में उसका पैसा फँसा है, वही तो माँग रहा। किसान किसान सरकार से नहीं माँग रहा। किसान तो देश का अन्न देवता है। ये तो बिल्कुल। मतलब जो है इसकी, अगर किसान किसानी करना छोड़ देगा तो हम लोग भूखे मरेंगे, कहाँ जाएँगे हम लोग? इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है कि हमें किसान का सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से सीमा पे जवान होता है कि मैं इस बारे में इसलिए जानता हूँ कि मैंने खेती खुद कर रखी है। मैंने देखा है कि आप भी किसान परिवार से? बिल्कुल, मैं किसान परिवार से, मैंने देखा है कि जनवरी के महीने में जब हम गेहूँ में पानी देने के लिए जाते थे, ठंड में खड़े होते थे, तो जब पानी आता था तो गरम लगता था, पानी गरम लगता था, तो हम पैर उसमें ऐसे डालते थे गरम पानी में, अगर पानी से अलग अगर हम कहीं पैर रखते तो बड़ा ठंडा लगता था। तो आज भी उस चीज़ को महसूस करते हैं, किसान के दर्द को महसूस करते हैं। हमने देखा है, हमने उस दुःख को झेला है। हम तो क्या करते थे, हम मैं बताऊँ कि मैं जब खेती करते थे तो रात को जब पूरी रात भर हमें जागना होता था, क्योंकि जाग के पानी दिया जाता था। ऐसा तो है नहीं आजकल उतना उस समय संसाधन नहीं थे, तो हम लोग जब टाइम देखते थे तो घड़ी भी नहीं होती थी, तो हम हमारे पास से ट्रेन गुजरती थी, तो ट्रेन के डब्बे गिन गिन कर हम टाइम गुजारते थे। तो जैसे कि ट्रेन वाली बात अभी आपने कही कि इसका मतलब आपका जो खेत है वो ट्रेन के आस-पास कहीं रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रेलवे लाइन हमारे खेत के पास से जा रही थी, हुँ। तो हम जब वहाँ रात को पानी देने के लिए जाते थे तो आसपास कुछ नहीं था, दूर-दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। तो हम ट्रेन और ट्रेन के डब्बे गिन-गिन के जो है ना समय निकालते थे।
इस तरह से भी मतलब आपको बताइए कि आज पंडित जी ने अपने एक बचपन की बात बता दी, क्योंकि किसान की जो बात कहें, किसान की जो हालत कहें, जब आप किसान के साथ बैठेंगे, किसान के साथ खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किसान का दर्द क्या होता है, और किसान की मर्यादा क्या एक होती है। चीज और मैं आपको बता दूं, किसान ही नहीं, मेरा जो परिवार है वो जवान भी रहा है। मतलब मेरे फादर गिरफ्त में थे। जी। मेरे फादर के बाद मेरा बड़ा भाई जो है स्वर्गीय भीम सिंह, वो जो है उन्होंने भी आर्मी में शहादत दी है। सन 1986 में जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे आर्मी में। अफसर को बचाते हुए गाड़ी से खाई में चले गए थे। तो दोनों दर्द मैं जानता हूँ, किसान का भी और जवान का भी, क्योंकि मेरी जो फैमिली है पूरी फैमिली में लगभग मैक्सिमम जो बैकग्राउंड है जी। वो आर्मी में ज़्यादा है। यानी ये कहावत सच होती है कि किसान खेत में किसान सीमा पर जवान, ये आप ही के बिल्कुल, यहाँ से भी परिवार से भी बात हुई है। बिल्कुल। देखिए, एक बात सुनिए, मैं इसमें आपको बता दूँ कि अगर आप जवान की बात करें, जी। तो जवान जितने भी आप अगर देखोगे तो वो मध्यम परिवार से होंगे या गरीब परिवार से होंगे। किसी बड़े नेता का, किसी बड़े बिज़नेसमैन का, अडानी का, अंबानी का बेटा जो है फ़ौज में नहीं वो जाता। क्या कारण क्या मानते हैं आप इस चीज़ में? देखिए, जो छोटा व्यक्ति होता है, जो मीडियम दर्जे के लोग होते हैं, उनमें देश की सेवा करने का जज़्बा होता है, उन्हें जान देने तक का जज़्बा उनके पास होता है। तो बिज़नेसमैन का ज़्यादातर रहता है, वो तो अपने बिज़नेस में मस्त रहता है। हुँ। लेकिन जो एक आज का युवा है, वो जब देखता है और वर्तमान में इतिहास की कहानियाँ सुनता है, तो उसको भी लगता है कि यार मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब आज तो बच्चे यहाँ तक तैयार हैं कि देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं तो बड़ा आहत हूँ और दुखी हूँ कि हमारे जो देश में जो है ना अग्निवीर है स्कीम चलाई। जबकि देखिए, कोई भी नेता हो, लीडर हो, अगर वो 1 बार विधायक रहा, 2 बार विधायक रहा तो 2 पेंशन मिलती है, टीडीए, डीए, गाड़ी, घोड़ा सब चीज़ मिलता है। तो यार देश का जो जवान है, जो अपना जवानी का पूरा समय दे के आ रहा, अगर वो अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो देश के लिए जान क्यों देगा? आतिक जी, आप कितना इसको कारगर मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं आप अग्निवीर परीक्षा को? देखिए, मेरे हिसाब से अग्निवीर परीक्षा जो वी ये है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, 4 साल के लिए देखिए, कोई आदमी प्रिपरेशन, कोई बच्चा प्रिपरेशन अगर करेगा, तो वो 4 साल के लिए क्यों करेगा? नहीं, लेकिन सरकार ने इसमें कहा ना कि 4 साल में हम इतना मजबूत कर सकते हैं उस बच्चे को कि वो भविष्य में कुछ भी कर सके। आप वैसे तो देखिए, भर्ती निकलनी नहीं। ठीक बात है, मैं मानता हूँ आपकी बात, सरकार की बात भी मैं मान रहा हूँ। तो उसके बाद कितने बच्चे सक्षम होंगे, कितनों को रोज़गार दे देंगे वो? लेकिन वैसे भी कि बेरोज़गारी तो बे 4 साल में अच्छी बे बात है कि अ, कुछ तो मिले। कुछ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने नहीं, वाली फिज़िकली स्थिति है। फ़िटनेस की देखिए हम बात फिर करें कि 4 साल। जी, आपने जी। उनके 4 साल खराब करवा दिए। आप च उस 4 साल में कुछ और भी तो कर सकता था। उस नहीं, 4 साल में वही आईएएस की अपनी तैयारी भी बढ़ती कर हुई सकता चीज़ था। उस 4 साल के उसमें वो अच्छी एजुकेशन भी ले सकता था। उस 4 साल की एज में वो पीएचडी भी कर सकता था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है, वो एक जब पीरियड होता है ना उस समय का, जो जिस समय आर्मी की तरफ जवानी का जोश। जवानी का जोश और आर्मी की तरफ जाना होता है। जब उसको अगर वो वहाँ जाके 4 साल खराब करेगा, जो उसको पता है कि मुझे नहीं करना, तो वो पीएचडी भी कर सकता है, वो आईएएस की भी तैयारी कर सकता है, वो सिविल सर्विसेज में जा सकता है। वो समय उसको सरकार ऐसा कर दे ना कि भई जो है इतने साल तैयारी करके आपको हम कन्फर्म जॉब दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसमें कहा ना कि सबको तो निकाला नहीं जा रहा ना इसमें, ये कुछ ही लोगों को। कितने परसेंटेज क्या गारंटी है बताइए? लेकिन फिजिकल फिटनेस की हम बात करें कि आर्मी के साथ में रहेंगे 4 साल तक, वो अपनी देखिए फिजिकल बॉडी को फिट कर देखिए सकेंगे, अब और यहाँ पे उसमें पेंशन जो उनको, जो तनख्वाह उनको जो मिलेगी, वो अपनी आगे की एजुकेशन पे देखिए, उसको लगा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल मैं सारी चीज़ मानता हूँ। आपको मैं बता दूँ, जहाँ तक फिज़िकल की बात आपने करी है, जी। जो बच्चे इस एज के होते हैं वो फिज़िकल ऑटोमैटिकली फिट होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डिसेबल होते हों या ये नशे की लत में चले गए या कुछ ऐसे हो गए। नहीं तो मैक्सिमम इस एज में बच्चे जो है ना ठीक-ठाक ही रहते हैं। ऐसा कोई रीज़न ही नहीं रहता। और बच्चे जो गेम वाले हैं तो आप देखिए उन्हें, नहीं जो देखिए, गेम लेकिन भर्ती का सीधा-साधा मामला तो यही ना कि अग्निवीर भर्ती निकालने से लगभग, मैं नहीं कहूँगा कि 1 लाख बच्चों को उन्होंने बचाया है, नशे की लत से बचाया है या फिर जवानी के जोश में कुछ गलत काम करते हैं, उस चीज़ से उनको 4 साल के लिए उन्होंने बचा लिया। नहीं 4 साल बाद क्या अब 4 करेंगे? साल के बाद में बच्चे को इतना फिज़िकली, उसका मेंटली ठीक हो जाएगा कि उसको अपना जीवन का समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे जीना कैसे है। जीना तो सिखा रहे हैं ना वो लोग। बिल्कुल जीना, मतलब लेकिन अगर सर जीना अगर स सीखे तो आर्मी मैन से सीखे, कि कैसे अगर जिया जाए। अगर अगर जीना ही सीखना है,
तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर क्यों सरकार की तरफ भी रंग नहीं जाएँगे? मेरे तो परिवार में मतलब जो है ना, मेरे पिताजी और 6 भाई, तो 4 आर्मी में थे, वहीं से सीख सकते थे, हमें क्या ज़रूरत है फिर आर्मी में जाने की? लेकिन सरकार ने इसमें एक चीज़ और कही है कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो अग्निवीर परीक्षा से निकले। देखिए देखिए बात सुनिए, यहीं जो है ना, इसी बात में विरोधाभास है जी, कि कितने लोगों को दी जाएगी? यहाँ सवाल है। ये सवाल नहीं है कि भई चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कि अग्निवीर सबको मिल जाएगी, तो चलो भाई ठीक है भाई, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन कितने लोगों को मिलेंगी? बीजेपी के लोग आज ये कह रहे हैं कि भई अगर वहाँ 4 साल करने के बाद हमारे कार्यालय पे जो है ना नौकरी पे रख लेंगे। तो ये मानसिकता है सरकार की तो। कैसे कह सकते हैं हम, कल को क्या मान लें हम, मतलब आज अग्निवीर में मतलब 4 साल निकालने के बाद वो कहाँ जाएगा? किसी लायक भी नहीं रहेगा वो तो। लेकिन ये तो जनता के लिए ना, उन्होंने स्पेशल कोई भाजपा के लिए तो निकाला नहीं नहीं। कि केवल भाजपा के लोग इसमें देखिए, जॉइन कर सकते हैं। भाजपा के लोग तो वैसे भी जॉइन नहीं करते, उस बात को तो छोड़ दो। जी, तो लेकिन एक बात मानिए, हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, भाजपा की सरकार है, अच्छी बात है। आप एक काम करिए ना, आप एमपी की भी सुविधा हटा दीजिए, हुँ, आप जो है एमएलए की भी सुविधा हटा दीजिए, आप एमएलसी की भी, जो राज्य मंत्री की भी सुविधा हटा दीजिए। क्यों गनर दे रखे हैं उन्हें? क्यों गाड़ियाँ दे रखी है उन्हें? अब बताइए मुझे। बिल्कुल, तो देखिए, एक जज़्बा होता है आर्मी में जाने का, जज़्बा ये होता है, वो आदमी इतना पहले से, वो बच्चा, वो लड़का इतना प्रिपेयर होता है कि वो अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। ठीक है? सही। नेता देश के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होने का, वो पहले पीछे खड़ा मिलेगा। कोई नेता देखा आपने जाके कहीं बॉर्डर पे खड़ा हुआ हो कि गोली मैं खाऊँगा? वो सेना का जवान खाता है, वो सेना का अफ़सर खाता है, वो सेना के लोग खाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यार, और बहुत सारी संस्थाएँ हैं, आप इसे ही क्यों ख़त्म करने पे तुल रहे हो आर्मी को? आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी सेना हमारे भारत में है, आप उसे कमज़ोर करने पे लग गए। बिल्कुल, इस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन एक सवाल, अहम सवाल हम करने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्द हम देख रहे हैं कि एक मंत्री जी हैं, जो लगातार गाँव-गाँव का दौरा कर रहे हैं। आप समझने वाले होंगे शायद, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, और लोकसभा चुनाव में जब भी तैयारी होती है, जब भी सड़कों पर आ जाते हैं वो मंत्री जी। बिल्कुल, आप समझ बिल्कुल। रहे होंगे किस मंत्री की बिल्कुल, बात कर मैं रहे हैं। मैं मैं तो उन सम मंत्री के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई किसी को कोई संदेश इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, जी। उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, और जनता को भी आज की डेट में ये पता है कि उन्हें क्या करना है। बहुत जगहों की जनता से हमने सर्वे किया है, जनता से हमने जाना है कि जनता क्या चाह रही है, लेकिन उन जनता से हमने जो आंकड़े निकाले हैं, उन्होंने कहा कि जूतों की माला से स्वागत करेंगे उन मंत्री जी का। बिल्कुल, है ऐसा, क्षेत्र में जो लोग हैं, उनके अंदर बहुत रोष है, क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि जब चुनाव का समय आ रहा तो आ रहे हैं। अरे भाई, इस देश के अंदर इतनी भीषण आपदा आई है, उस समय आप कहाँ थे? उस समय जनता की आपको ज़रूरत थी। जनता चाहती थी कि जो है नेता उसकी मदद करें, उसके पास खाने को नहीं है, दुकान बंद थी, कुछ नहीं मिल रहा था, तो कहाँ जाए आदमी? हमने ऐसी स्थिति देखी है भाई, और मेरे घर के पास ही वहाँ बैरियर लगा हुआ था, तो लोगों को जाने नहीं देते थे, जिस तरह से पिटाई होती थी और वो होता था, लोग भूख से तड़फ रहे थे, वो चीज़ हमने देखा है। और वो मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा। उस समय मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग भगवान को याद करते हैं, हे भगवान अब बचा दे, और बाद में जो है बस आपकी कृपा है, हम ठीक हो जाएँगे। आज फिर वो चला गया समय, आज फिर लोग वहीं आ गए, उसी ढर्रे पे आ गए, आज फिर इंसान इंसान का वो दुश्मन हो रहा है। योजनाओं पर फिर से हम आ जाते हैं, क्योंकि योजनाओं की बात चल रही थी। अभी हमने एक छोटा-सा सर्वे और किया था, जिसमें जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी से विधायक बने हैं, हम उन्हीं क्षेत्रों में गए हैं। जनता काफ़ी नाराज़ भी है। नाराज़ इसलिए क्योंकि वहाँ पर विकास योजनाएँ नहीं हो पा रही। वहाँ के प्रतिनिधि से हमने बातचीत की, तो उन्होंने एक ही सवाल किया है कि हमारी जो प्रस्ताव हैं, हमारे प्रस्ताव पास ही नहीं हो सकते, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने दोबारा ज़िक्र कर रहा हूँ इकबालपुर मिल का। बिल्कुल। गन्ने का सबसे अहम मुद्दा था इस समय। गन्ने का जो पौने 200 करोड़ रुपए का जो भुगतान मिल को करना था, उसके लिए इन्होंने जा गन्ना लेकर विधानसभा तक गए, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धक्का-मुक्की करके कम से कम मतलब जो है, जो जो 6 दिन या 8 दिन विधानसभा चलनी थी, वो 2 दिन में इन्होंने अपने काम निपटा के छुट्टी कर दी। किसी का कोई सवाल नहीं दिया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लगा, तो विपक्ष का विधायक करेगा क्या? जब सरकार भेदभाव करेगी,
तो विपक्ष का विधायक करेगा क्या? लेकिन बहुत सारी सीटें निकली थी कांग्रेस की, उनका भी तो हक बनता बिल्कुल, है। बिल्कुल, लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा में जो बैकडोर से जो भर्तियाँ हुई थी, उसमें कितना हंगामा विधायकों ने किया, लेकिन हुआ क्या? बस सब कुछ लेकिन जाँच-वाँच जो अब्दुल भी जी, जो हमारा था। सवाल है कि योजनाओं पर क्यों बात नहीं की जा रही? क्यों योजनाएँ नहीं दी जा रही उन क्षेत्र वालों को, अब जहाँ पर कांग्रेस की ये पार्टी तो है? ये तो अब सरकार से सवाल करना पड़ेगा आपको, और सरकार के किसी नुमाइंदे से आपका आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी जो सामने आ रहा है, जो दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अरे भाई, विचारधाराएँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो मैंने अगर इस पार्टी को वोट नहीं दी तो जो है मेरा काम नहीं होगा। बिल्कुल, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ मतलब 1 लाख की जनसंख्या है, उनमें से अगर आपको 10 आदमियों ने, 100 आदमियों ने, 200 आदमियों ने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप उनका काम नहीं करोगे। विधायक अगर आप चुन के आए, सरकार आप चुन के आई, मुख्यमंत्री चुन के आया, तो वो पूरे प्रदेश का हो गया ना। प्रधानमंत्री है तो वो पूरे देश का है, किसी पार्टी का थोड़ा ही है। तो इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, और यही इस लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, उसी से हमारा जो देश है वो विश्व में प्रसिद्ध है। आज जो है उसको हटाया जा रहा है। आप बताइए कि मतलब जो है देश का प्रधानमंत्री जो है सबका हुआ, बिल्कुल। लेकिन आप कभी भी उन्हें अगर देखोगे, हम देखते हैं टीवी पे, तो यहाँ बीजेपी का बैच ही मिलेगा। तो उन्होंने तो मान लिया कि वो तो बीजेपी के जो है प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन वो सीढ़ी चढ़ के पार्टी से तो जीत के आए ना, तो इसलिए बिल्कुल, मैं लगाएँगे वो अपना पर्चा। उस पे कोई नहीं, उसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब देखिए, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, जब आप विधायक बन जाएँगे, जब आप एमपी बन जाएँगे, जब आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएँगे या प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएँगे, तो फिर वो सबके होते हैं। फिर वो पार्टी से ऊपर हो जाता है। यानी ये नियम तो फिर कांग्रेस, भाजपा, बसपा सबको किसी का भी सब हो, सबके लिए लागू है। सबके लिए लागू है, ये बिल्कुल, संविधान है। बिल्कुल। संविधान है ये। तो संविधान है और संविधान का पालन भी हमें करना चाहिए। आज हमारे साथ थे इंटेक जिलाध्यक्ष पुंडीर जी, तो पुंडीर जी ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। मुझे लगता है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।